सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। आज हमारे साथ दो टॉपर्स हैं सीएपीएफ 2021 के। मेरे साथ है रवि सर, ऑल इंडिया रैंक 84। मेरे साथ है मोहित सर, ऑल इंडिया रैंक 108। सो आज इनकी ना थोड़ी स्ट्रेटेजी जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए सीएपीएफ दो मतलब एग्जाम देने में, इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और पेपर 2 जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है वहाँ पर सर ने कैसे हैंडल किया। तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू स्टडी फंडा। और अभी कैसा फील हो रहा है, एग्जाम क्लियर हो गया? और अगर मैंने ना सर से बात करी थी तो इन्होंने बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से पहले एग्जाम्स वगैरह काफ़ी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो सर का बेस काफ़ी स्ट्रॉग है। सर कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? मतलब वही है कि एफर्ट्स किए तो वो एफर्ट्स कम आए हैं, तो अच्छा लग रहा है इस चीज़ का कि जो हमने इस चीज़ की तरह ट्राई किया था तो उसका रिजल्ट आया उस चीज़ के, तो अच्छा लग रहा है मुझे। रवि सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अब वो है कि थोड़ा रिलीफ है कि चलो फाइनली कहीं सिलेक्शन हुआ, और वो तो है ही कि यार भी मेहनत करता रहेगा तो फिर उसका रिजल्ट मिलता ही है। जैसे ये तो बहुत ब्राइट है, ब्राइट स्टूडेंट है स्टार्टिंग से ही। जैसे इसने पहले सीपीओ का क्लियर किया है यार 51 2020 में 2019 में। उसके बाद में इसका एचसीएस भी हो गया था, फिर ये भी पहले अटैम्प्ट में ही इसने निकाल लिया। तो मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही पहले। तो सर सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे करी कि कब आप लोगों को सीएपीएफ के बारे में पता चला कि हाँ यार ये भी एग्जाम है और इसके बारे में हमें प्रिपेयर करना है? वो तो जैसे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ ग्रेजुअली पता चल जाता है कि और कौन कौन से एग्ज़ाम्स यूपीएससी लेता है। तो मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी तो तभी से ही पता था, बट मेरा जो फोकस मेनली जो आया सीएपीएफ में वो 2020 से आया। 20 में मेरा मेडिकल नहीं हुआ था, उसके बाद में 21 में इंटरव्यू आया और क्लियर हो गया। जिसका तो फर्स्ट ही अटैम्प्ट था तो इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। सर रवि सर और मोहित सर ना रूम पार्टनर है, तो इन्होंने मिल करके काफ़ी चीज़ें तैयारी करी अपनी सीएपीएफ के लिए। मोहित सर बता रहे थे कि रवि सर ने उनको काफ़ी हेल्प किया। तो सर आपको क्या लगता है कि ग्रुप स्टडी हमें हेल्पफुल रहती है? आ जाती है सर, मतलब कि अब इनको सर काफ़ी इनको आइडिया था मतलब एग्जाम क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, तो वो मिस्टेक मैंने नहीं की और इनसे मैंने सीखा। तो मेरे लिए तो एज ए मेंटर ही थे रवि सर, तो मेरे सर काफ़ी हेल्पिंग रहा है। तो आप भी अपने ना दोस्तों के साथ जिनका ऐसा टारगेट है कि हाँ यार हमें सीएपीएफ क्वालिफाई करना है या फिर कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ मिल करके भी इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। सर पेपर 1 में आपको क्या हर्डल्स फेस हुई? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि हाँ यार ये सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा, या फिर क्या था? सर इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा साइंस था, क्योंकि साइंस वही पढ़ी हमने 11th-12th में, उसके बाद कुछ नहीं था उसके पढ़ा। तो फिर मैंने उसके लिए 11th-12th की स्टडीज पढ़ी थी आखिरी के 3-4 दिन में। तो मुझे लगता है कि बस एक साइंस ही था जिसका मैं इंटरेस्ट नहीं था, तो वो पढ़ के फिर मेरा साइंस में स्कोर ठीक ठाक आ गया। आपका पेपर 1 का स्कोर कितना है अभी? 155 था। 155। और सर आपका पेपर 1 का? मेरा 178। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब पेपर 1 में कहाँ पे हर्डल फेस हुई आपको? पेपर 1 में जैसे हम सिविल सर्विसेज की करते हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब तो पढ़ते ही हैं, बट इसमें अलग से जैसे मोहित ने भी कहा कि साइंस होती है वो जैसे बेसिक 10th तक की और वैसे आती है, तो उसको एक बार करना पड़ता है। जैसे एनसीईआरटीज़ होती हैं या फिर लूसेंट होती हैं, किसी से भी कर सकते हैं, वो करने में थोड़ी हर्डल थी। उसके बाद इसकी जो करंट अफेयर्स आती है सिविल्स की थोड़ी एनालिटिकल लेवल की आती है, इसकी 1 वर्ड वाली ज़्यादा आती है, तो उसको अलग से करना पड़ता है। ठीक है। फिर मैथ्स है, इसमें मैथ्स भी थोड़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ती है क्योंकि उसके मार्क्स काउंट होते हैं, जबकि सिविल्स में हम सीसेट में करते हैं उसके काउंट नहीं होते, तो हम उसमें कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा आता है इशू। तो यहाँ पर ना यही चीज़ हमको निकल के आती है कि सबसे ज़्यादा जैसे वेटेज आपकी साइंस की रहती है, तो बहुत से बच्चे हैं जो साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो जो भी सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो साइंस के ऊपर पूरा फोकस रखिए, बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। और उसके बाद बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की भी अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, और ये दोनों सब्जेक्ट मिल करके काफ़ी अच्छी वेटेज रखते हैं। सर आपको पेपर 2 में क्या प्रॉब्लम फेस है? पेपर 2 का एक्चुअली मेन तो यही इशू रहता है कि पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और जैसे हर एरिया जैसे एसे का एक फॉर्मेट होता है, फिर जो आर्गुमेंट राइटिंग होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, और फिर जैसे रिपोर्ट होती है उसका फॉर्मेट होता है, तो हर किसी का अपना फॉर्मेट होता है, उसको देखना पड़ता है अच्छे से। थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग भी करनी पड़ती है रिगार्डिंग ये एसे वगैरह, और टाइम पे कंप्लीट हो जाए यही होता है। एक मेजर पोर्शन जो इग्नोर करते हैं हम, जो कि इंग्लिश की जो ग्रामर है वो नहीं पढ़ते, तो उसका भी काफ़ी वेटेज रहता है 25 मार्क्स, और वो 25 के 25 आ सकते हैं, एटलीस्ट 20 आ सकते हैं, तो उस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सर पेपर 2 में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर इसमें मतलब सबसे मेन तो वही होता है कि एग्ज़ाम पूरा करो, और इसमें जो ग्रामर होता है काफ़ी स्कोरिंग होता है, थोड़ा उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। और सर जो होते हैं मतलब कि फॉर्मेट्स होते हैं डिबेट्स के, रिपोर्ट्स के, तो हमें उसका पहले से आइडिया होना चाहिए कि मतलब ये फॉर्मेट्स होते हैं तो हमें उस वे में लिखना है, उस वे नहीं होना चाहिए मतलब कि हम पहले से ही क्या करके जाएँ और वहाँ पर उसको ऐसे एज इट इज़ लिख के आ जाए, मतलब इसमें ऐसे होता है। और मतलब कि ऐसे इसमें वो मत लिखो कि
कि बड़े बड़े पैराज आ रहे हैं, उसको पॉइंट फॉर्म में मतलब एक पेज में 4-5 पैराज कर दो आप। समझ गए। ऐसे सर आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी की पेपर 2 के लिए? पेपर 2 की ऐसे तो एज सच कोई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि हम सिविल्स का भी दे रहे थे उस टाइम पे। बट ये है कि मतलब कम से कम 3-4 पेपर तो लिखने चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। बाकी इंडिविजुअली सेक्शन वाइज तो प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस करते थी, रहनी चाहिए। जैसे ऐसे कर लिए, फिर आर्गूमेंट राइटिंग कर ली, तो हम दोनों ने साथ ही करी थी उसको। ओके, तो आप लोग आपस में इवैल्यूएट करते थे कि हाँ यार आपने कैसा लिखा, आपने कैसा लिखा? हाँ हाँ, हमें तो ये तो होता ही था कि मतलब हम भी इवेलुएट कर लेते थे, और बाकी जो मेंटर्स होते थे उनको दिखा देते थे, तो वो इवेलुएट करके हमें बता देते कि क्या इश्यूज हैं। ठीक है सर, अभी अप्रॉक्सीमेटली CAPF 2023 के अंदर लगभग 40 से 45 दिन एग्जाम के रहते हैं। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे पेपर 1 के लिए, कि उनको रिवीजन कैसे करना चाहिए और क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बेसिकली अगले 40 दिन में? उसके लिए मेनली मतलब वही है कि कुछ नया ना पड़े, और मतलब जो है उसको 4-5 बार उसको कर ले रिवाइज कर। टाइम टेबल बना दें कि मेरे को एक हफ्ते में एक बार करना रिवाइज, तो नेक्स्ट वीक मतलब फास्ट रिवीजन करें इसके अंदर। ठीक है मतलब वही है कि जो इजी क्वेश्चंस आएंगे उनको छोड़ना, जो हार्ड है तो हर एक के लिए सबके लिए hard hard है। हाँ, तो मतलब इसमें भी रहता है। सर, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? जैसे ये बोल रहे हैं कि जो इजी सब्जेक्ट है, जैसे बाकी बच्चे जो गलत नहीं करेंगे, जैसे पॉलिटी का हुआ, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब हुए, ये कोई गलत नहीं करेगा, तो इनमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। बाकी आपने करंट करी है तो करंट के आ जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, तो वो नहीं छूटने चाहिए। और बाकी जो भी प्रैक्टिस करी है आपने मैथ की, इंग्लिश ग्रामर की, और जैसे साइंस की, तो वो वैसे करते रहे, तो इसमें अभी लोगों को ज़्यादा से ज्योग्राफी मतलब revision- एनसीईआरटी से ही आती है, तो एनसीईआरटी पढ़ लो 11th की, तो उसी से क्वेश्चन आने Question हैं। आने हैं। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से आने हैं, लक्ष्मीकांत तो से। बार भी आना थी, तो वही 3-4 बुक्स हैं उनको अच्छा पढ़ेंगे। तो लास्ट मोमेंट में बेसिकली आपको जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ते हुए आए हो उनको रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, जो भी आपने मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आप लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं आप उनको मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पेपर 2 का फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर, आपका पेपर 2 को क्या था, मतलब प्रैक्टिस को लेकर के कितना क्या था? प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है पेपर 2 की, तो और आपका जैसे फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि पेपर 2 के लिए तो स्पेशली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और ये करनी चाहिए, वरना ये फाइनल में ये रहता है कि पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। ये मेरे साथ हुआ है, और मेरा तो इस बार भी छूट गया था, काफ़ी तो नहीं, मतलब अराउंड 15 मार्क्स का छूट गया था, बट वो छूटता नहीं तो और अच्छा हो जाता है, और अच्छा रैंक मिलता है। ठीक है, वही। सर आप लोगों का इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंटरव्यू का सर मुझे तो सर मतलब कि काफ़ी अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस, और मेरे मार्क्स भी थोड़ा इंटरव्यू में अच्छे आए, मेरे उम्मीद से अच्छे आए। कितने मार्क्स हैं सर अभी आपके? सर मेरे 100 है सर, 100 109 interview मतलब आई एस। तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे, आपको क्या लगा कि हाँ यार ये इंटरव्यू में मेरी बहुत अच्छी गई, ये चीज़ मेरी नेगेटिव पॉइंट था, आपके एक्सपेक्टेशंस कैसे थोड़ा थे? मतलब थोड़ा जो इंट्रो था, थोड़ा मतलब जो रियल इंट्रो था मुझे थोड़ा इजी लगा, जो मॉक्स थे उनसे काफ़ी लगा। जो मेरी जॉब थी दिल्ली एसआई की, तो मेरे से उसके बारे में पूछा, उसमें होते क्या क्या वो है दिखते हैं वगैरह, उसमें क्या इंप्रूवमेंट होती है। फिर और तो मेरा मतलब मेनली डेफ के अराउंड ही घूमा, तो मेरे को काफ़ी ईजी रहा मेरा इंटरव्यू, तो इसलिए मेरे मार्क्स भी ठीक आ गए इंटरव्यू में। ठीक है सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू को लेकर के? मेरे साथ थोड़ा गलत हो गया था, मतलब ऐसे था कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी करी थी, कि जैसे मॉक वगैरह भी दिए थे, स्टडी फंडा में भी एक मॉक दिया था, तो जब प्रवीण सर थे उन्होंने भी बोला था कि आपका अच्छा जा रहा है इंटरव्यू, और बस ऐसे ही रखना, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। बट वहाँ पे जैसे ही मैं गया, तो वैसे स्टार्टिंग में जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वैसे क्वेश्चन से स्टार्ट किया जेल मैंने, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू हुआ था, बट फिर ग्रेजुअली वो नॉर्मलाइज हुआ। इंटरव्यू के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मॉक इंटरव्यू देना ही है, बाकी अपनी जो भी डेफ में जो भी लिख रखा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने मेजरली जो साइंस का पोर्शन छोड़ दिया था, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। और इंटरव्यू मार्क्स भी काफ़ी करते हैं मेरे, जैसे इस बार लोएस्ट मार्क्स 45 है और हाईएस्ट 120 है, मतलब काफ़ी वेटेज होता है इंटरव्यू को, थोड़ा उसके ऊपर फोकस उसके ऊपर तो बहुत ज़रूरी है फोकस। जैसे आप मान लो कि अगर बाउंड्री पे भी हो, अगर इसमें जैसे कट ऑफ में जो पेपर 1 और 2 की बाउंड्री में भी हो, लेकिन आप देखो अगर 100 प्लस 120 के अराउंड आ जाते, 120 आए हैं तो आ भी सकते हैं आगे, तो 110 115 तो पॉसिबल नहीं, तो अगर इतने ला सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बॉर्डर से मतलब लिस्ट में था, अगर बॉर्डर पे हो रेटिंग में आप तो उस टाइम लिस्ट में आ जाओगे। तो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स जाते हैं, जैसे अभी CAPF 2022 की शेड्यूल आ गया है, तो उन बच्चों को इंटरव्यू में किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब उसमें मेन तो भी रहता है खुद में जो हो वही रहो, और मॉक्स दो काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने पहले एक्सेस के लिए भी काफ़ी मॉक्स दिए थे, मेरे को खुद लगा, जो मैंने एक्सेस के लिए इतने सारे मॉक्स दिए थे 15-20 मेरे वो काम आए, और फिर मैंने 8-10 इसके लिए दिए थे CAPF के लिए, तो मेरे को लगता है कि मॉक्स ही काम आते हैं। ठीक है सर, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? काफ़ी सही बताया मोहित ने कि जैसे कि अभी हमें ऐसे लगता है कि इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी एक दिन में बनती है, जो कि होता है क्योंकि हम इतनी तैयारी करते हैं, हमें लगता है कि एक बार इंटरव्यू
इंटरव्यू कॉल आ जाए तो हम पता नहीं क्या ही क्या ही करते करते हैं, हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए तैयारी हमारी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी है, जो तुम उसमें करोगे तो वो चीज़ें हेल्प करती है। बाकी तो है ही, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और बेसिक जनरल अवेयरनेस, क्योंकि नॉलेज तो उन्होंने पहले टेस्ट कर लिया है तुम्हारी, तो उस पर ज़्यादा नहीं रहता। टेम्परामेंट कैसा है तुम्हारा इंटरव्यू में, क्योंकि क्वेश्चंस तो सारे किसी को भी नहीं आ सकते, उसके बाद भी कैसे इंसान उस चीज़ को रेगुलेट करता है, कैसे रेस्पॉन्ड करता है जब उसे कुछ नहीं आता, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो भी चीज़ें पॉइंट मोहित सर ने और रवि सर ने कवर किए हैं, आई होप कि आप लोग अपने इंटरव्यूज़ में आकर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर पढ़ाई लिखाई की बहुत सी बातें होंगी, बेसिकली देखो इंटरव्यूज़ करने के बाद ना 3-4 चीज़ होती है जो कॉमन होती है। सबको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, बेसिक बुक्स, सबको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक यही 2 चीज़ें हैं जो आपका एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें देखो आपकी मेहनत है, आप कहीं पे भी आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, हर टॉपर यही कहेगा आपको कि हाँ यार बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ो, जो भी आपकी स्पेसिफिक बुक्स है सब्जेक्ट्स की, जो भी बेसिक बुक्स होती हैं उनको फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो बस। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि सर कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा रामबाण नहीं है। तो सर मतलब वही है हर एग्जाम की। सर अभी ये बताओ, जैसे बच्चे कब एक राइट टाइम है कि सीएपीएफ के लिए तैयारी करनी चाहिए, या फिर सीएपीएफ की बजाय हमें सिविल्स की तैयारी करनी चाहिए, इसके ऊपर आप लोगों का क्या व्यू है? वो तो सर मतलब मेनली आपका इंटरेस्ट ही है, और जो आपका इंटरेस्ट आपको आ गया कि अंडरस्टैंड कि मतलब मेरे को इसमें जाना है, तो कॉलेज के लास्ट ईयर में आप शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा टाइम रहता है। फर्स्ट ईयर अपना एंजॉय करो और फिर लास्ट ईयर में अच्छे से डेडिकेटली शुरू कर दो इस चीज़ को। सर एक कितना टाइम पीरियड चाहिए एक कैंडिडेट को सीएपीएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? देखो सीएपीएफ को क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली तो वही जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब तो आने चाहिए। तो इनके लिए आप मान लो कि 4-5 मंथ्स तो एटलीस्ट चाहिए, ये कम से कम है। और कम से कोई कम ऐसा चाहिए। बच्चा है जिसको सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, उसको हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह पढ़ने में देखो बहुत प्रॉब्लम है। तो मिनिमम मतलब 1 साल सर लगेगा। 1 साल लगेगा। मतलब जो भी बच्चा प्रिपेयर करना चाह रहा है अभी सीएपीएफ के लिए या फिर आगे इंटरेस्ट है, तो मिनिमम आप 1 साल लेकर के चाहिए कि हाँ यार 1 साल में डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। सर और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहिए बच्चों के लिए जो भी 2023 के लिए एग्जाम लिखने वाले हैं? एग्जाम टाइम के लिए मतलब टाइम को कैसे मैनेज करें, और दूसरा जब अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो उस टाइम पर क्या मतलब माइंडसेट रखना चाहिए? उसके लिए तो यही है कि सबसे पहले तो एक अपनी पूरी स्ट्रेटेजी और प्लान बनाया जाए कि मेरे को इस टाइम तक ये ख़त्म करना है। और ऐसा होता है जनरली कि हम जो भी प्लान बनाते हैं वो पूरा नहीं नहीं हो होता, पाता है। बट उसमें से आप मान लो 70% भी कर रहे हो तो आप बहुत बढ़िया अच्छा। पोजीशन पे हो कि आप क्लियर कर लोगे। और एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, हम पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हमें थोड़ी एंजाइटी रहती है कि कैसे जाएगा यार, सब कर लिया है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट उसको हमें ही रेगुलेट करना है। और एग्ज़ाम के दिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जा रहे हो ये सोच के कि नहीं यार कैसा भी आए हम कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। यही चीज़ हुई थी मेरे साथ भी कि 2020 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे मैंने फोकस तरीके से पढ़ाई करी थी इसकी। और 2019 में मेरा इंटरव्यू कॉल से 2 मार्क्स से रहा था, Okay. लेकिन जैसे 2020 का मेरा क्लियर हुआ था रिटर्न, तो उसके बाद में 21 में मेरे को ऐसे कोई डर नहीं था कि कैसा जाएगा क्या जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट था कि यार कर लेंगे। और मेरी पढ़ाई इतनी नहीं हुई थी, लेकिन मेरा जो बेस पहले से बना हुआ था वो उससे हेल्प मिली। और यही मैं बोलूँगा कि एटीट्यूड तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और मटेरियल के पीछे नहीं भागना चाहिए। कहीं से भी करो, आप एक जगह से अच्छे से कर लो। एक ही सोर्स को फॉलो करो, उसी को बार बार करते रहो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएपीएफ देते हैं और उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिर भी उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा, और उनके लिए एक डिमोटिवेशन हो जाता है कि नहीं यार अब तो हम सीएपीएफ के लिए तैयारी नहीं करेंगे। तो मेरे साथ जो भी आपके टॉपर्स बैठे हैं, मोहित सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटेम्प्ट था। देखो मोहित सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएपीएफ क्वालिफाई किया, और मेरे साथ रवि सर भी है। रवि सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? देखो मैं पहले तो सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे इतना फोकस नहीं था, लेकिन ये मेरा थर्ड फोकस्ड अटेम्प्ट था। पहले तो मैंने जो भी अटेम्प्ट दिए सिविल्स के साथ दिए, तो उनमें मैंने कुछ भी नहीं देखा, जैसे वैसे रैंडमली फॉर्म डाल दिया। रैंडमली किया था। लेकिन अब जब से मैंने स्टार्ट किया सीएपीएफ का, तो फोकस्ड मेरा थर्ड फोकस्ड अटेम्प्ट था। 2019 में दिया था, 20 में, 21 में, और 22 में भी मेरा इंटरव्यू कॉल आ रखा है, लेकिन दे नहीं सकता उसको। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा इस बार भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कि अगली बार हो पाएगा, मेरे सामने एक एग्जाम्पल बैठे हैं रवि सर, जो कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, और आज देखो उनका AIR 84 आया है। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको डिमोटिवेट नहीं होना कि हाँ यार मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे तैयारी करो। बहुत से एग्जाम्स है, इस एग्जाम्स के अंदर भी काफ़ी आपका स्कोप है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। सर लास्ट मैसेज जाते टाइम कुछ भी बच्चों को देना चाहिए, कुछ भी मोटिवेशनल आपकी जर्नी से कुछ भी आपने लर्निंग सीखी हो? सर
सर मतलब वही है कि फोकस रहें और एटीट्यूड अपना पॉजिटिव Positive रखें, रखें। मतलब मेहनत करें, इससे ऊपर तो क्या है। मेहनत के अलावा यार कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है इस फील्ड के अंदर, खासकर यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर। और लॉन्ग टर्म मेहनत, ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने पढ़ रहे हैं, कम से कम 1.5 साल 2 साल 1 साल आपको प्रॉपर तरीके से अपना बेस वगैरह बना करके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि फेल होना, फेलियर्स को फेस करना, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। इन चीज़ों को अपने दिमाग पे लेके नहीं बैठना चाहिए कि यार मेरा इस बार भी नहीं हुआ, आगे क्या होगा। और फैमिली का भी ये रहता है कि फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आता है, क्योंकि जनरली जो भी प्रिपेयर बिल्कुल। करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि फेलियर्स को कभी अपने सिर में नहीं चढ़ने देना और अपनी मेहनत करते रहना है। और ग्रेजुअली एक टाइम आएगा ऐसा कि सब नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ हो जाता है उस टाइम पे। तो अच्छे से अपनी मेहनत करते रहो विदाउट डिस्ट्रैक्शन और सब सही हो जाता है लास्ट में। जिस दिन आपका एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा ना, उस दिन जितने भी पुराने फेलियर्स थे ना वो सब ढक जाएंगे। आपकी एज की हम इतने बड़े हो गए, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है, वो सब कवर अप हो जाएगा जिस दिन एक एग्जाम क्लियर होगा। तो मेहनत करते रहिए और स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आप इनरोल कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच आने के लिए और अपना एक छोटा सा टाइम यहाँ पर देने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे आप लोगों को ऐसे इंटरव्यूज मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।